हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक हमने पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत व उनकी विशेषताएं, कि मतलब कि हमारे संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, वो उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो ठीक, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके वनडे एग्जाम में उनसे इनसे रिलेटेड जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ सारे के सारे कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज के अपने इस सेशन को। तो दोस्तों, पढ़ते हैं संविधान के स्रोत व उनकी विशेषताएं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्रोत आता है दोस्तों, आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में सबसे बड़ा भाग जो माना जाता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही माना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम से ही पूरे पूरे कितने लगभग इस अधिनियम से 250 अनुच्छेद वैसी की वैसी अपने जो हमारा संविधान बना था उसमें कॉपी कर लिए गए थे। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए वनडे एग्जाम में कि संविधान का सबसे बड़ा भाग किसको माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो आइए देखते हैं कि इससे भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों, इसमें एक लिया गया आपका राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय क्या होगा, राज्यपाल की पावर क्यों होंगी, वो सब कुछ। ठीक है, लोक सेवा आयोग इसी से लिया गया, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, जिसमें कि आप देखते हैं कि आईएएस, जिसमें कि काफी बड़े बड़े आईएएस, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी के बारे में, देश की सबसे हाई जो जॉब होती हैं उनके एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। जैसे कि आप जानते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, वो भी कौन कौन करवाता है? लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी इनको कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें से कि आप आईएएस आईपीएस वगैरह रैंक ऑफिसर निकलते हैं। संघीय तंत्र भी दोस्तों इससे लिया गया है कि मतलब संघ कैसा होगा, हमारा तंत्र कैसा होगा, संघीय होगा। कि आप जानते हैं कि भारत या राज्यों का संघ है, तो ये संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के दोस्तों, ब्रिटेन से ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से जितने भी संसदीय प्रणाली हैं, जितने भी संसद रिलेटेड जितने भी कार्य क्या बोलते हैं, हमारे संसद रिलेटेड जितने भी प्रणालियां हैं, संसद रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, वो सब किससे लिए गए? ब्रिटेन से। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जैसे कि संसदीय व्यवस्था, जैसे कि हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था में क्या है, हमारी लोकसभा राज्यसभा, ये व्यवस्था किससे ली गई है? हमारी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनात्मक प्रणाली, यानी कि वही लोकसभा और राज्यसभा वाली प्रणाली। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी संसद में दो सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। ठीक है, और एक का नाम और फिर एक का नाम होता है राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं होता, तो इसलिए हम क्या क्या काउंट करते हैं? द्विसदनात्मक प्रणाली, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था समझिए। मैंने आपको बताया कि संसद से रिलेटेड जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी हमारी पावर ली गई, वो सब किसी ली गई? ब्रिटेन से। अब जैसे कि ये जानते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी किससे संबंधित होती है? संसद से, क्योंकि हम अपने एमपी चुनते हैं। हमारे एमपी जाकर के अपना हमारी तरफ से संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, और फिर वो जाकर के अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, और फिर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल चुनते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये सब किससे रिलेटेड हो रहे हैं? ये सब संसद से ही संबंधित हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और फिर आता है आपका एकल नागरिकता का प्रावधान। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। तो यानी कि हम क्या है, सिर्फ भारत के सिर्फ नागरिक हैं, हमको सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है, किसी राज्य की विशेष नागरिकता हमको नहीं मिलती। इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान भी किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है दोस्तों। फिर अगला आता है अमेरिका से क्या क्या लिया गया? यूएसए। दोस्तों, हमारी न्यायिक शक्तियां जितनी भी हैं, अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, न्यायिक शक्तियों से रिलेटेड का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ज्यादातर आंसर क्या होगा? अमेरिका से ली गई। जैसे कि मूल अधिकार हमारे, यानी कि एक तो हमारे हो गए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, आपको पता है 6 होते हैं। ठीक है, और फिर एक हो गया फिर दूसरा है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि हमारे देश में न्यायपालिका को अपनी 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 कुछ पावर दी जाएंगी, अपनी कुछ शक्ति दी जाएंगी न्यायपालिका, जिससे कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, उसके ऊपर किसी का भी प्रेशराइज ना हो, यानी कि वो किसी के दबाव में आकर के केंद्र सरकार व राज्य सरकार के दबाव में आकर कार्य ना करे, उसकी अपनी संवैधानिक शक्ति होंगी। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का पालिका से ली गई हमारी, अमेरिका से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया हो गई दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की, उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वो किससे ली गई है? अमेरिका से ही ली गई है। और फिर एक है
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी किससे ली गई है, वो भी अमेरिका से ली गई है। जैसे कि आप पता होगा कि राष्ट्रपति को अगर हमें राष्ट्रपति को हटाना होता है तो उसके लिए संसद में से एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ना। तो इसकी इसकी प्रक्रिया भी किससे ली गई है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ही ली गई है। दोस्तों सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को अगर माना हटाना होता है वो तो सिंपल प्रोसीजर हट जाते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं उनको अगर हटाना हो, उनको रिमूव करना हो, तो उनकी भी जो सेम होता है प्रोसीजर, वो भी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही होता है। उसको भले ही से महाभियोग नहीं बोलते, लेकिन भारत के जो सीजेआई होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही होती है, ठीक है, पर उसको महाभियोग नहीं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। फिर न्यायिक समीक्षा मतलब कि संसद द्वारा यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, और ये चेक करने के लिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून कितने सही कितने गलत है, संविधान के अनुसार उनकी न्यायिक समीक्षा यानी कि किसको कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जिसको होता है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। यानी कि न्यायिक समीक्षा यानी कि संसद यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून कितने सही हैं कितने गलत, उनकी समीक्षा कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट। और यानी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। इसका ये भी हमारी कहाँ से ली गई है विशेषता, ये भी अमेरिका से ली गई है। फिर प्रस्तावना, तो जैसे मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना भी हमारी कहाँ से ली गई है, अमेरिका की देखा देख हमने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया था, ठीक है दोस्तों। तो फिर आता है इसका ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जैसे आप जानते हैं कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और फिर तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची के क्या आप विषय जानते हैं कि संघ सूची के सभी विषय केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, राज्य सूची के सभी विषय राज्य के अधीन होते हैं, और समवर्ती सूची के विषय राज्य व केंद्र दोनों के अधीन होते हैं। यानी कि समवर्ती सूची के अंदर जो विषय होते हैं उनपे केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। यानी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई हमारी, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक किसकी, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक, इसकी व्यवस्था भी कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। समझिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्या होती है। माना कोई विधेयक है जो कि कभी भी ना तो लोकसभा में पारित हो पा रहा है ना ही राज्यसभा से पारित हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 के तहत पावर होती है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको होता है, तो वो आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति को। अब पूछा जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कि इस टाइम हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है दोस्तों, तो उसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को। संयुक्त बैठक जो बुलाने का राइट किसको होता है, राष्ट्रपति को, लोकसभा और राज्यसभा की। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि आपको व्यापार और आप अपने इस देश में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होंगे, वाणिज्य के लिए स्वतंत्र होंगे, इसकी व्यवस्था भी कहाँ से दी गई है, ऑस्ट्रेलिया से दी गई है। दोस्तों फिर अगला आता है आपको कनाडा। देखिए कनाडा से देखिए संघात्मक व्यवस्था के बारे में कि भारत की हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो किससे ली गई, कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का पद देखते हैं आप, ये भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। केंद्र व राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा या फिर विभाजन, वो कहाँ से लिया गया, ये भी कनाडा से लिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ पावर, जैसे कि हम देखें, अब सूची को देखते हैं कि जो केंद्र सूची के विषय होते हैं वो संघ सूची में केंद्र को पावर दी होती है और राज्य सूची में राज्यों को पावर दी होती है। यानी कि ये सब जो राज्यों के केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन की जो व्यवस्था है ये भी कनाडा से ही ली गई है। ठीक है दोस्तों, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, और उसके बाद जो शक्तियां बच जाएंगी वो सब किस में निहित होंगी, केंद्र में, यानी कि उन पर राज्यों को कोई अधिकार नहीं होगा। इसकी व्यवस्था भी ये सब कनाडा से ही ली गई है। ठीक है दोस्तों, फिर इसका आता है अगला फ्रांस। देखिए फ्रांस से क्या क्या लिया गया दोस्तों, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सब किससे लिए गए, फ्रांस से। और गणतंत्र व्यवस्था भी फ्रांस से लिए गए। दोस्तों गणतंत्र व्यवस्था से मतलब समझिए कि देश का जो सर्वोच्च पद होगा उस पे क्या बोलते हैं,
किसी भी वंशज वो पद वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा, गणतंत्र होगा। ठीक है, यदि जैसे कि हम मानते हैं कि देश का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति है, तो वो पद कैसा है, वो पद एक गणतंत्रात्मक पद है, ना कि वंशानुगत। जैसे कि आप देखते हैं कि ब्रिटेन में जो उसका पद होता है महारानी का, वो पद कैसे चलता आ रहा है, वो हमेशा वंशानुगत होता है। लेकिन हमारे देश में जो गणतंत्र व्यवस्था ली गई है, ये सब किससे ली गई है, फ्रांस से। यानी कि गणतंत्र व्यवस्था है हमारे पद पे कोई वंशानुगत पद नहीं होगा राष्ट्रपति का। हर बार कोई नया राष्ट्रपति बनेगा, यानी कोई एक ही क्या बोलते हैं वंश से नहीं संबंधित होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी फ्रांस से ही ली गई है। फिर इसका आता है दोस्तों आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि सरकार को नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वो संविधान के अनुरूप हो, संविधान कि वो उन्हीं जो कानून उन्हीं की तरह बनाए जो कि संविधान में मेंशन किए हुए हैं, उन्हीं को देखते हुए राज्य यानी सरकार कानून बनाए। तो इसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। दूसरी अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रक्रिया कैसे होगा, किस प्रक्रिया के तहत होगा। इसकी व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, आपके आयरलैंड से ही ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति को हमने चुनते, राष्ट्रपति को हमारे द्वारा चुने गए एमपीज और एमएलए चुनते हैं। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति की वोटिंग कैसे होती है, एकल संक्रमणी मत द्वारा। ठीक है, और फिर अगला है दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति, और आपको पता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिनको मनोनीत पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो व्यवस्था है ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी आपके आयरलैंड से ली गई है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। आपको पता होगा कि 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी तरफ से करते हैं मनोनीत राज्यसभा में। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल मेंबर कितने हैं, फिलहाल वर्तमान में 245 होते हैं, जिसमें कि 233 तो इलेक्ट होकर के आते हैं और बाकी बचे हुए 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट यानी कि मनोनीत करते हैं। तो ये प्रक्रिया आयरलैंड से ही दी गई है। फिर दोस्तों अगला आता है आपका दक्षिण अफ्रीका से। देखिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका चुनाव कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान में संशोधन, यानी कि ये भी हमारे कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। जैसे कि आप जानते हैं संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, तो ये व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। तो फिर आपका आता है अगला जर्मनी। देखिए इसमें से देखिए आपकी क्या क्या व्यवस्था ली गई है। देखिए यहाँ से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये आपका कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा कि हिटलर वाली एक व्यवस्था, यानी कि उसका काम क्या था, मूल अधिकारों का हनन करना। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जैसे कि आपको पता है अगर देश में आपातकाल लगा हो तो उस कंडीशन में आपके मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप अपने मूल अधिकारों के लिए, क्योंकि देश में अगर आपातकाल लग रखा हो तो। अगर सिंपली अगर जो आप जानते हैं अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में सीधे आपको कहाँ जाने की पावर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जाने की। ठीक है, बट लेकिन अगर देश में आपातकाल की स्थिति है तो उस समय आपके मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था कहाँ से दी गई, जर्मनी से, यानी कि हिटलर के देश से एक उसी तरीके की व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों के हनन की। तो फिर आपका इसमें आखिरी आता है रूस, यानी कि मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। देखिए दोस्तों जो आपके मूल कर्तव्य हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपके मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना और आदि कुछ मूल कर्तव्य हैं, जो व्यवस्था हमारी कहाँ से दी गई है, रूस से दी गई है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, देखिए इस व्यवस्था को देखिए कब दिया गया था दोस्तों, इस व्यवस्था को दिया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था थी ये हमारे संविधान में नहीं थी, पहले मूल संविधान में नहीं थी, ये मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ संविधान के स्रोत व उनकी विशेषताएं। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको सारी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।